गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक को आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग ने देखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। एक छोटा सा फार्मूला हम लोग ने कल देखा था, और वो फार्मूला जो था वो था आपका पी आई के लिए। पी आई इजकल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ओवर क्यू। ये छोटा सा फार्मूला हम लोग ने कल देखा था। इस फार्मूला की मदद से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हो। हम लोग ने ये भी देखा था कि अब क्यू आपकी जो होगी उसी पे सारी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है। जो भी आपका क्यू होगा उस पे सारी की सारी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है। आई मीन टू से, अगर आपका क्यू जो है ई पावर ए एक्स है तो वो कल हम लोग ने मेथड डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर क्यू हमारा जो है वो साइन फंक्शन है या वो साइन फंक्शन है तो वो कैसे हम लोग क्यों निकालेंगे। इसके आगे चल के या आज के सेशन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर ये मान लीजिए पॉलिनोमियल होती है तो वहाँ पे भी हम लोग अ, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव सीन कि द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यू। If it is exponential function, we have a set of formula. If it is a trigonometric function in terms of sine and cosine, if your q is given, तो आप कैसे उसको निकालोगे। और अगर ये पॉलिनोमियल है एक्स पावर एम एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इस टाइप का अगर क्यू आपका है तो कैसे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे। ठीक है जी। तो आज की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं जब हमारा क्यू जो है वो आपका साइन या कोसाइन फंक्शन है। तो ये केस 2 होगा क्योंकि कल केस 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो केस 1 में हम लोग ने कल इसके लिए फार्मूला देखा था और कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम लोग ने वहाँ पे लेके उसको समझने की कोशिश की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक बारी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है हमारा व्हेन क्यू इज इक्वल टू sin ax. What is the value of q? Q is sin ax. Correct. फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर्मूला ये हो जाएगा कि अगर q आपका sin ax है तो आप इसको लिख सकते हो कि पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू, भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एफ डी क्यू, लेकिन यहाँ पे q तो साइन ए एक्स है बट हमारा जो रिजल्ट होता है ना वो कुछ और ही आता है 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ऐसा क्या हो गया कि हमें एफ डी की जगह एफ डी स्क्वायर की जरूरत पड़ गई? ये अभी हम लोग इसके डेरिवेशन को देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला वैलिड होगा अगर, लेट मी टू, वी डोंट हैव अ सफिशिएंट स्पेस ऑन द राइट हैंड साइड, तो लेट मी टू राइट हियर कि इट विल बी वैलिड इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वांटिटी जो है ना, मेरे को दिखाने दो, ये जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 एज वी नो इट विल गिव यू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने पे सारी चीजें वैनिश हो जाएगी। तो टू अवॉइड द इनफाइनाइट वैल्यू हियर इन मींस 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, वी मस्ट impose a restriction here in denominator by taking f of minus a square, it should not be equal to 0। ठीक है ना, ये कंडीशन लेके हम लोग ने दिखा दिया कि वो नहीं होना चाहिए। अब ये आया कहाँ से, उसके लिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं और हम लोग इसके डेरिवेशन पे जाके देखते हैं कि कहाँ से आया होगा। देखो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे डी साइन ए एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो देन इट विल गिव यू व्हाट, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन मींस cos एक्स, and further if you differentiate this term it will give you 1a। तो initially we started with sin function but we reached to cos function unfortunately। sin से निकाला और cos पे पहुंच गया। तो हम चाहते हैं नहीं, हम लोग इनपुट भी साइन डाले हैं तो आउटपुट भी साइन के ही टर्म में मिले हम लोगों को। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है
कि एक बारी और डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं सेम फंक्शन को, कि साइन ए एक्स को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, हम थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ए एक्स, करेक्ट। और एक ए बेचारा बाहर पहले से ही इंतजार कर रहा है, एक बार ये और डिफरेंशिएट करोगे तो एक ए और आ जाएगा, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट आई कैन राइट इट इन ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इस तरह से आप डी क्यू निकालोगे फॉर द सेम फंक्शन, और आप जब नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे आप डी फोर निकालने के लिए, तो डी फोर को अगर आप चाहो तो डी फोर को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर, let me to write here d square का whole square, that will give you d4, and the function is still sin ax, तो let me to write the same function sin ax, इसी को 4 बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जब थर्ड टाइम आपने डिफरेंशिएट किया ना यहाँ पे, तो ये साइन फिर से क्या हो जाएगा, ये कॉस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। लेकिन चौथे बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप इसको चेक करना, आपको माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम लोग ने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे हमें साइन फंक्शन मिला। इनिशियली हम लोग साइन से शुरुआत किए थे और वापस साइन पे आ गए कब, जब हम लोग इसको इवन टाइम्स डिफरेंशिएट किए। नेक्स्ट इवन टाइम्स पे अगर जाओगे तो डी पावर 4 आता है, डी पावर 4 करने पे वापस हमें आउटपुट जो है साइन के टर्म में मिल गया, लेकिन साथ ही साथ मेरे को माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल गया। अगर फर्दर इसी तरह से आप कंटिन्यू रखोगे अपना डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को, तो देखोगे एक समय ऐसा आएगा कि आप डी स्क्वायर पावर एन पे पहुंच जाओगे, एंड स्टिल लेट मी टू टेक द सेम फंक्शन साइन फंक्शन। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपको माइनस ए स्क्वायर रेज पावर एन साइन ए एक्स मिल जाएगा। I mean to say, what is the nutshell summary? The nutshell summary is something like this कि अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मेरे को क्या इससे मिलता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में what we are getting, everywhere we are getting the domain value as d square, d square power कभी m है, n है, कभी 2 है, कभी d square power 1 है, इस तरह से कुछ मिल रहा है। यानी कि हम लोग को जो भी मिल रहा है पैकेट में d स्क्वायर के मिल रहा है, f ऑफ d स्क्वायर। f का नाम कभी n है, लेट मी चेंज द इंक, एफ का नाम कभी एन है, पावर एन है, एफ का नाम कभी पावर 2 है, कभी 1 है, कभी 3 है, कुछ भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग समथिंग इन फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर इन डोमेन। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मिल रहा है एफ ऑफ डी स्क्वायर, से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय साइन ए एक्स। लुक एवरीवेयर व्हाट वी आर गेटिंग हियर साइन ए एक्स, तो लेट मी टू राइट हियर साइन ए एक्स is equal to, on the left hand side, like d square, what we are getting here minus a square, minus a square, everywhere what we are getting inside the bracket minus a square with some power 2 3 n, कुछ भी पावर चेंज होता जा रहा है। तो f ऑफ माइनस ए स्क्वायर मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, फॉलोड बाई साइन ए एक्स। कुछ टर्म हमने स्किप किया यहाँ पे, बट अल्टीमेटली हम लोग को ये चीज आया। अब आप ऑपरेटर को उधर ले जाओ और ये कांस्टेंट वाले टर्म को आप लेफ्ट में लाओ और इसको राइट में ले जाओ, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपको क्या यहाँ पे इक्वेशन मिल के आता है सामने। वो इक्वेशन ये आता है कि 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ये वैल्यू जो है ना वो इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। और ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि साइन ए एक्स पे जब हम 1 अपॉन एफ डी नहीं, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर को आप अप्लाई करते हो, तो सिर्फ क्या होता है कि आपका डी स्क्वायर जो है, डी स्क्वायर जो है वो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस हो जाता है। कहाँ से ए मिल रहा है आपको, ए जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन, उसके डोमेन में जो वेरिएबल एक्स है उसका कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट ए है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अगर वो साइन फंक्शन है तो आपको ये देख लेना है कि आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है डोमेन में, वही आपका ए होगा। एक बारी आपने ए को पहचान लिया तो आपको डी स्क्वायर जहां कहीं भी फंक्शन में आपको मिल रहा है, फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, उसमें डी स्क्वायर जहां कहीं भी मिल रहा है, उस डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर ला देना है। व्हाट आई हैव सेड, डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर ला देना है। ठीक है जी।
मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस ए का होल स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसकी वैल्यू होती है प्लस ए स्क्वायर, जबकि हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है माइनस टाइम ऑफ ए स्क्वायर, बिल्कुल अलग चीज है। ये अगर ए आपका 2 है तो ये आएगा -4, और ए अगर यहाँ पे 2 है इस तरफ तो ये आएगा +4। तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर की। ऊपर हम लोग ने देखा भी है हर जगह माइनस ए स्क्वायर क्यों आता है, ठीक है। सॉरी। तो ये जो आपने लिखा है ना, इसी चीज को हम लोग ने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में दिखाया है कि वन अपॉन एफ डी स्क्वायर जो होता है साइन एक्स पे वो इतना हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कहाँ से आ रहा है ये? तो इस फॉर्मूले को प्लीज हम 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। आप बिल्कुल याद कर लो कि जो पी आई का रूल होता है ना साइन फंक्शन के लिए, वो ये होता है कि 1/f(d)² साइन एक्स पे आप इसको लागू करते हो, और आपको यू नीड ओनली टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज योर ए क्या होता है आपको हमने बताया। साइन में जो डोमेन होता है उसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ ए, only you need to replace this d square by minus a square। बस इतना काम किया और आपका ये सारा खजाना निकल के बाहर आ गया। बस एक चीज का ध्यान ये देना है कि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है ना, उसकी वैल्यू 0 ना हो, लाइक द प्रीवियस केस। ई पावर एक्स में भी हमें यही ध्यान देना था, और यहाँ पे भी यही ध्यान देना है कि ये क्वांटिटी 0 ना हो। समझ में आ रहा है आप सबको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्वांटिटी 0 ना हो। अब अगर केस फेल हो जाता है तो क्या होगा? समझो इस चीज को। अगर केस फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि केस ऑफ फेल्योर, केस ऑफ फेल्योर। केस ऑफ फेल्योर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है कि ये क्वांटिटी f ऑफ माइनस ए स्क्वायर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो केस फेल हो रहा है कब? जबकि मान लो खुदा न खास्ता ये आपका 0 हो गया। ये तो 0 हो गया, लेकिन फर्दर जब आप जाके चेक करते हो तो आपको ये मिलता है कि f प्राइम माइनस ए स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। f प्राइम माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन f माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल है। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस ऑफ ई पावर ए एक्स, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे? हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ ये करना है कि पी आई इजिकल टू होगा क्या, वो एक बार यहाँ पे डिसाइड करनी होगी। तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस दैट योर केस, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे कि 1/f(d)² को निकालने के लिए साइन ए एक्स पे हमें एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एफ प्राइम पहुंचने के लिए, और माइनस ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे फंक्शन का नाम ई पावर ए एक्स है, सॉरी साइन ए एक्स है, तो यहाँ पे भी साइन ए एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो फिर से केस 1 की तरह यहाँ पे आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी एक्स के रूप में। तो प्री मल्टीप्लीकेशन होगा किसका? एक्स का। तो हमें प्री मल्टीप्लाई करने की जरूरत है एक्स को यहाँ पे, और आपका ये जो हो जाएगा ना, ये फार्मूला हो जाएगा आपका बन के तैयार केस जब फेल होता है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ एक चीज यहाँ मेंशन करना है कि दिस फार्मूला विल बी वैलिड इफ एफ प्राइम माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन व्हाई? बिकॉज if you put f prime minus a square equal to 0, then again it will give you the infinite. To avoid this situation, we need to impose this particular condition here over the denominator. Correct? Let me to proceed further. अब अगर मान लो फिर से केस फेल होता है, फर्दर आई मीन टू से, मान लीजिए आपने क्या लिया कि आपका जो है एफ प्राइम माइनस ए स्क्वायर भी 0 आ जाता है, तो आपको फिर से जाके चेक करना होगा अगले लेवल पे कि भाई साहब ये तो 0 हो गया, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या एफ डबल प्राइम माइनस ए स्क्वायर भी 0 है? तो मान लीजिए ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट को ये पिछले केस से आइडिया मिल गया होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा
एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यही पी आई आपको निकालना है। ये हो जाएगा 1/f प्राइम की जगह एफ डबल प्राइम पे हम लोग को यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, लेकिन दो बार ही डिफ्रेंशिएट करो तो दो पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर के रूप में, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स। तो ये केस जो होगा ये अब वैलिड होगा कब के लिए? ये वैलिड होगा जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, यानी कि वैलिड तब होगा जब एफ डबल प्राइम माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं है। इस तरह से फर्दर अगर केस फेल होता है आप प्रोसीड करते जाओगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन कहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है और कैसे ये रिजल्ट मिल रहा है? एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे कि पीछे वाले केस को आपने देखा था, सिर्फ जो हेयर लाइन डिफरेंस मिल रहा है वो ये है कि वहां पे 1/FD की बात करते थे, और ई पावर ए एक्स में जो ए होता था डी को ए से रिप्लेस करते थे। केस वन में लेट मी टू रिकॉल केस वन जो था, केस वन इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं वापस। केस वन जो था ना, केस वन में हम लोग ने एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं उसका। हम लोग को डी के जगह ए को लाना था, जबकि केस टू जो है वहां पे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर को लाना है। बस यही छोटी सी गुणा गणित है आपको जो समझना है। ये वाला किसके लिए वैलिड था? ये वाला जब क्यू ई पावर ए एक्स होता था। ये किसके लिए है? जब आपका क्यू जो है साइन ए एक्स है। और मजेदार बात यह है कि यही फॉर्मूला, यही सिचुएशन आपको मिलने वाला है जब cos ए एक्स आप ले लोगे। सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसेस यू विल गेट देयर इफ यू रिप्लेस साइन एक्स बाय cos ए एक्स। ठीक है ना? तो जरा इसको देखें हमने क्या कह दिया यहाँ पे लास्ट में, फिर से वापस आ जाते हैं। एक बिल्कुल फ्रेश पेज में बल्कि लिखते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। हमने इसी का सेकंड पार्ट ले लिया इसको, बल्कि हम लोग ये कर दें कि जो साइन वाला था केस टू का, ये ए था, और बी वाला क्या होगा? ए वाला क्या था पार्ट? वो था साइन एक्स के लिए। सेकंड में ही बी पार्ट में हम लिख सकते हैं कि जब हमारा q जो है ना, when q is what given in the form of cos function, cosine function cos ax, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब कुछ वही रूल होगा जो साइन के लिए होता है। सिर्फ आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि आपको साइन की जगह कोसाइन लिख देना है। बाकी एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ही होगा, कॉस ए एक्स ही होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा डिनोमिनेटर पे इम्पोज जो कि वहां होता था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप इसको नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलोगे। तो यहाँ पे भी हमने देखा क्या कि डी स्क्वायर की जगह आपको क्या करना पड़ रहा है? माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना पड़ रहा है, और ये आ जा रहा है। केस फेल होता है तो एग्जैक्टली जैसे आपने ऊपर किया था उसी को यहाँ पे भी फॉलो करके चलना है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ दिस इज द टाइम to take some miscellaneous question from the same chapter, same cases। तो अब हम लोग बात करते हैं उसकी कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल वन, ओके, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सॉल्व और डिफरेंशियल इक्वेशन which is given in the form d square plus 4y sin x। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्यूशन जरा देखा जाए कि क्या हो सकता है इसका। पहली बात तो ये कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा हम लोग को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो लेट मी टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये आगे के क्वेश्चन में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकालेंगे, सीधे हम लोग पी की वैल्यू डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके लिए रहेगा, आप घर पे बैठ के आराम से इसको सॉल्व करिएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 0, that will give you the value of m is equal to plus minus 2y. With the help of this, one can write the value of cf directly. That will be c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Okay. Once you have the value of cf, now this is a turn for that you are calculating the value of pi. तो पी आई की वैल्यू क्या होता है? एक ही फॉर्मूला आपको पता है भाई, 1/FD
क्यू यही तो होता है लेकिन क्यू है क्या? क्यू आपके क्वेश्चन में जो है ना वो है साइन फंक्शन। क्यू क्या है? साइन फंक्शन है। यही तो है क्यू। तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर क्यू हमारा साइन फंक्शन है तो फिर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पी आई के लिए रिजल्ट क्या होता है? साइन फंक्शन पे ये रिजल्ट वैलिड होता है अगर डी स्क्वायर होता है आपके पास तब। साइन एक्स, what is the value of a? You need to identify the value of a. A is what? A is 1 here because nothing is given as a coefficient of x, so therefore 1 is understood. साइन में ए एक्स में ए की जगह 1 है। तो हमें डी स्क्वायर को, इससे एक आइडिया मिल गया कि भाई डी स्क्वायर जो है ना, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 स्क्वायर से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख लेंगे? इजिकल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर। पहले तो ये देखो आप, ये एफ डी स्क्वायर अलग से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये एफ डी स्क्वायर जो हमने लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके समझने के लिए था कि जहाँ पे डी स्क्वायर होगा उसको -1 स्क्वायर से करोगे। हमें तो क्वेश्चन में एफ डी ही दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एफ डी। तो आपको सिर्फ एफ डी से काम चलाना है। तो बल्कि आप जब सॉल्यूशन देते हो ना, तो ये वाली लाइन आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखी थी कि डी स्क्वायर की जगह आपको -a² लिखना है। तो ये लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पे, आपको चुपचाप सॉल्यूशन में 1/fd क्यू ही देखना है वहां। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 1/fd, और fd क्वेश्चन में है क्या? डी स्क्वायर +4 है, तो डी स्क्वायर +4 लिख लो आप यहाँ पे। क्यू है क्या? साइन एक्स, तो आप साइन एक्स लिख लो यहाँ पे। अभी आपको ए पहचान लिया -1, तो अगले लाइन में आपको 1/डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है -1 स्क्वायर से। +4 एज इट इज रहेगा। इस ऑपरेटर के फंक्शन में, यही तो ऑपरेटर का फंक्शन जो है ना, यही तो आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है एफ डी या एफ डी स्क्वायर। इस एफ में जहां जहां डी स्क्वायर है उसको पहचानना है, उसको -a² से रिप्लेस कर देना है। आपको यही तो काम करना है। तो जब हम लोग ने ये काम किया ना, तो अब मेरे को बस ये देखना है कहीं जीरो तो नहीं आ जा रहा है डिनोमिनेटर, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए। तो -1² मीन्स -1 and +4 1/3, तो 1/3 साइन एक्स। Now it is free from all kind of operators, differential या इंटीग्रल ऑपरेटर कोई भी उससे फ्री है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई। ये वैल्यू पी आई की होगी। तो आपको पता है फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं? सी एस इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई, एंड सी एस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सी एफ आपने पहले निकाल रखा है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। कहाँ निकाल रखा है भाई? ये निकाल रखा है आपने यहाँ पे। ठीक है। और प्लस पी आई क्या है? पी आई आपने 1/3 साइन एक्स निकाल रखा है। कितना आसान हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में जो खास बात थी वो ये थी कि आपका पी आई निकालते समय ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि चाहे वो कोसाइन फंक्शन हो या साइन फंक्शन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जब यहाँ पे जो पावर है ना वो 1 हो। कॉस का पावर 1 है। अगर कॉस स्क्वायर हो, कॉस क्यू है, या कॉस इंटू साइन है, कॉस इंटू कॉस है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एग्जैक्टली इसी तरह से दिखे, कॉस समथिंग, नॉट विथ कॉस पावर ऑफ समथिंग। करेक्ट। इस तरह से साइन में भी होगा कि ये रिजल्ट वैलिड होगा कब? जबकि यहाँ पे साइन में पावर क्या हो? पावर 1 हो। अगर 1 नहीं है तो आपको इसको ठोक ठाक के सही तरीके से 1 करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले आपको कुछ चीजें जो आपके बेसिक्स हैं, स्कूल लेवल पे आप पढ़े हुए हो, वो आपको जरूर याद कर लेना है। तो ये हम लोग पेंसिल लेते हैं और इसको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इसको याद कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं, और इन फार्मूले को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये साइड में लिख देते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है। आप जरूर इसको याद कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये होता है 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। So the basic difference between sin square theta and cos square theta formula due to the sin only. cos प्लस में आता है, sin माइनस में आता है, अदरवाइज दोनों को देखोगे तो दोनों के वैल्यू लगभग एक तरह का आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे sin क्यू थीटा दे देता है तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/4, और यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, ब्रैकेट ये यूज कर देते हैं। और इस तरह से अगर कॉस क्यू थीटा होता है ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/4 3 कॉस थीटा, कॉस में प्लस हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस हुआ वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये 4 फार्मूले हो गए। ये फार्मूले कहाँ से हैं बताने की जरूरत तो है नहीं, आप सबको पता है पहले से कि आपने याद कर रखा है वहाँ की। कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता था आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी को बस इधर उधर लेफ्ट राइट करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आपने साइन 3 थीटा की वैल्यू आपने कहीं पे सीखी होगी कि साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, और साइन 3 थीटा के बाद कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, उसी में थोड़ा सा आप जिग जैग करोगे लेफ्ट राइट तो आपको ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली टाइम किल ना हो आपका एग्जाम में तो आपको सीधे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा का ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके जबान पे होना चाहिए। इट शुड बी ऑन द वेरी पिक ऑफ योर टंग, ठीक है ना, पूछा जाए तुरंत बताओ। फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, अभी हमने क्यू के लिए देखा था जहां पावर 1 होता था, तो यहाँ पे पावर 2 था। पावर 2 से हटाने के लिए हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे इसका कॉस 2 थीटा के फॉर्म में कर दिया तो पावर 1 हो गया। देखो पावर 2 से पावर 1 में आ गया। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे हो रहा है, पावर 2 से यहाँ पे पावर 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले की मदद से। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये ए की वैल्यू 2 आ जा रही है, वो एक अलग चीज है। इस तरह से यहाँ पे पावर 3 था क्यू साइन क्यू थीटा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है जहाँ पे पावर 1 होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने ऐसा किया, तो यहाँ देखो साइन पावर 1 और साइन 3 थीटा पावर 1, दोनों में हम लोग ने क्या किया, पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ किया। तो क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा। तो दिस इज व्हाट, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही कुछ और सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, वो भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी सॉरी 2 साइन ए साइन बी। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जहां आपको हेट्रोजिनिटी दिख रही है, हेट्रोजिनिटी मतलब साइन की फैमिली कॉस की फैमिली मिक्सचर है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस है ये फंक्शन। क्यों, क्योंकि साइन के बाद साइन होना चाहिए, यहाँ पे कॉस आ रहा है, तो हेट्रोजिनिटी यहाँ पे दिख रही है। उस तरह से इसमें भी दिख रही है, कॉस के साथ कॉस की फैमिली नहीं है, साइन की फैमिली है, तो यहाँ पे भी हेट्रोजिनिटी दिख रही है। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखोगे तो होमोजिनिटी दिख रही है, कॉस के साथ कॉस का मेंबर है, साइन के साथ साइन का मेंबर है। तो जहाँ पे होमोजिनिटी होती है वहां पे रिजल्ट जो आएगा वो कॉस के टर्म में आता है, और जहाँ पे हेट्रोजिनिटी होती है वहां पर रिजल्ट साइन के टर्म में आता है। ये बिल्कुल याद रख लेना। ये सारे क्लास 11 12 के रिजल्ट हैं। रिजल्ट क्या आएगा, हमने क्या बताया, हेट्रोजिनिटी जहां होगी वहां पे आपको रिजल्ट आएगा साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यहाँ भी हेट्रोजिनिटी है तो यहाँ भी सेम रिजल्ट, आपको कुछ नहीं करना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है बस। हमने एक क्रम देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक, जब आइडेंटिटी याद करते थे तो साइन के बाद कॉस आता था फिर टैन आता था, तो ये एक क्रम को फॉलो कर रहा है, सही क्रम को, इसलिए प्लस साइन। लेकिन सेकंड वाला जब आप देखोगे तो कॉस फिर साइन रिवर्स
गियर पकड़ा हुआ है, पहले साइन होता है फिर कॉस होता है, यहाँ पे कॉस फॉलोड बाई साइन, उल्टा क्रम, उल्टा है तो माइनस कर दो आप, फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप लिखते ही। कॉस, कॉस ये है होमोजीनिटी वाला एक फैमिली है, तो यहाँ पे होमोजीनियस फैमिली में कॉस आता है रिजल्ट, तो हम लोग पहले से ही एडवांस में लिख लें कॉस ए प्लस बी लाइक द फर्स्ट टू केस, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी लिख लिया एडवांस में, और इसी चीज को यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दें जैसे आपने ऊपर के दो में किया था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना कि इतने फार्मूले हो जाएंगे आपके लिए, इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो वो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। कॉस फॉलोड बाई कॉस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कॉस फॉलोड बाई कॉस, राइट हैंड साइड में भी कॉस फॉलोड बाई कॉस, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, एक ही फैमिली बार बार आ रही है, सब कुछ सही चलने को प्लस साइन से आप इंडिकेट कर दो। साइन फॉलोड बाई साइन, होमोजीनिटी तो है, लेकिन राइट हैंड साइड में भी हम लोग साइन को रिजल्ट साइन में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कॉस में लिख रखा है, तो कॉस में कितने बार लिख रखा है, दो बार लिख रखा है, दो बार गलतियां किया, दो पेनाल्टी, एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर। इसी वजह से आपने जब इसको क्लास 11th में याद किया होगा, फर्स्ट टाइम रूबरू हुए होगे, तो ये बैकेट ओपन कर दोगे तो आप याद करते थे माइनस इसके साथ जाता था और ये हो जाता था कॉस ए माइनस बी पहले आ जाता था और माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में चल जाता था। तो ऐसे याद करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है, बट अगर आप ऐसे पेनाल्टी वाले कॉन्सेप्ट को लगाते हो तो ये फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाता है। फ्रेंड्स, ये चार और ये चार फार्मूले अगर आपने याद कर रखा है ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल झिंगा लाला होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। ये ऊपर तो आपने समझा कि डिग्री या पावर जो है वो वन करने के लिए हम लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते थे। इसमें क्या है, इसको कब यूज करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है साइन ए एक्स होता है, उसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं होता है, साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स ऐसे मिक्सचर नहीं होता है, कॉस के साथ साइन का मिक्सचर नहीं है या कॉस का मिक्सचर नहीं है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट में आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए तो उसको स्प्लिट करने का, स्प्लिट मतलब प्लस या माइनस से स्प्लिट होता है, तो स्प्लिट करने के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब इसमें भी चार कैटेगरी है, ये मिक्सर आपको ऐसे मिल सकता है, ये मिक्स हो सकता है ऐसे, ये मिक्स हो सकता है ऐसे, इसको स्प्लिट करने के लिए ये चार फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट? तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फार्मूला उस पर हम लोग लागू करेंगे। तो लेट मी टू राइट हियर वन क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, और उससे ये केस सारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कोई भी छोटा सा एक पार्ट ले लिया हम लोगों ने, मान लो हम लोगों ने ले लिया डी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि सी एफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डी स्क्वायर प्लस वन ले लिया, और यहाँ पे ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ले लिया। ठीक है जी। तो हाँ, सी एफ आप निकाल लेना, सी एफ आपके लिए है यहाँ पे होमवर्क, आप कर लोगे। हमें सिर्फ पी आई डिस्कस करनी है क्योंकि ये जो क्लास है स्पेशल स्लॉट है पी आई के लिए। पी आई का एक ही फार्मूला हमने जिंदगी भर याद कर रखा है, वो है डी स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एफ डी क्यू। क्यू है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है कॉस ए एक्स या ए थीटा, कुछ भी आप याद कर लो, इसका पावर वन होता है, लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या है पावर टू है। इसको वन करने का क्या तरीका है, आपने देखा है अभी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन बाई टू, वन प्लस कॉस टू थीटा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, थीटा इज व्हाट, थीटा है एक्स बाई टू, तो आपने क्या करना है वन बाई टू, वन प्लस कॉस टू थीटा, टू एक्स बाई टू करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो लेट मी टू राइट द सेम वैल्यू हियर, दिस इज वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन एंड कॉस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो हम लोग ने कर लिया क्या, इस फॉर्म में कर लिया, इस फॉर्म में इधर जो आपको दिख रहा है राइट मोस्ट साइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टू, वन प्लस कॉस एक्स। करेक्ट? तो इसका फायदा क्या होगा, वन बाई टू को अगर आप चाहो तो बाहर लिख लो और ये ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पे, तो वन पे करोगे तो हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वन। अब अगर आप चाहो तो इस वन की जगह पे आप लिख सकते हो ई पावर जीरो एक्स,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया केस 1 से। 1/d² + 1 अभी सेकेंड फंक्शन पे जाएगा, और सेकेंड फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, केस 1 ए की वैल्यू 0 यहाँ पे है। और अगर हमने पूछा ये क्या है, तो आप कहोगे बिल्कुल ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, केस 2 में है, कॉस एक्स के लिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। तो आपको दोनों ही टर्म जो इनिशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, आज के डेट में फॉर्मूला लगाते ही ये क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होके आ गया। ठीक है जी, सबको दिख रहा है ये। तो अब बारी बस ये है आपको करने की कि आप यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 1/2 केस 1 से जहां जहां डी है वहां वहां ए से रिप्लेस कर दो, तो 0 रख दो आप। तो 1/0² + 1 आपको दिख जाएगा, e⁻0x यहाँ पे रहने दो आप। और यहाँ पे ए की जगह -1 है, तो रूल क्या कहता है, -1² + 1 कर दो आप, तो ये cos x रहेगा। 1/2 ये तो आ गया 1, और e⁻0 हमेशा 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। लेकिन केस 2 जब आप देखोगे तो यहाँ पे -1 और ये 1 मिलके 0 हो जाएगा, केस फेल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं केस फेल्स कहाँ पे हुआ, केस फेल हुआ फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में, तो आप कहोगे सेकंड पार्ट में। तो केस फेल्स इन इन सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट, ये जरूर मेंशन कर देना केस कहाँ फेल हो रहा है, सेकंड पार्ट में। अगर केस सेकंड पार्ट में फेल हो रहा है तो हम लोग इसके ठीक पहले वाले टर्म में आ जाते हैं, जैसे केस 1 में किया था। और ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, फंक्शन ऑफ डी, इसको एफ प्राइम डी पहले निकालते हैं, एक बार एफ प्राइम कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, 2d आ गया, कॉस एक्स आ गया। याद करो केस फेल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का प्री मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। ये चीजें आपने समझ लिया बिल्कुल। अब आपके पास क्या है, केस फेल होने का कंडीशन लगाने के बाद 1 एज इट इज रहेगा, x/2 यहाँ से आ जाएगा, x/2। और 1/d जो होता है ये सिंपल इंटीग्रेशन होता है, अगर 1/d कहीं है तो सिंपल इंटीग्रेशन 1 टाइम, अगर 1/d² है तो इसका मतलब होता है सिंपल इंटीग्रेशन हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे एक बार ही कॉस को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये ऑपरेटर सी हो गया और ये आपका पी आई हो गया। तो अल्टीमेटली आपको सी एस इजकल टू सी एफ प्लस पी आई लिखना होगा। जो नेट सेल समरी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो सिर्फ ये समझना था, केस फेल्योर नहीं, केस फेल्योर तो हम लोग पहले ही सीख चुके थे, तो ये समझना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये था कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जैसे यहाँ पे, तो कैसे आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सारे बच्चों को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके बाद हम लोग कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 3 होना चाहिए था शायद, चेक कर लेना। सॉल्व d² + 1y इज इक्वल टू साइन 3x एंड कॉस एक्स। अभी देखो अगर हम लोग डायरेक्ट पीआई को अप्रोच करते हैं, सीएफ आप निकाल लेना, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडिंग माय लेक्चर। हम लोग अगर बात करते हैं पीआई की, तो पीआई यहाँ पे क्या है, पीआई का एक ही फॉर्मूला होता है जो बचपन से रटा हुआ है, 1/fd क्यू। व्हाट इज एफ डी, d² + 1, इसमें से केवल d² से मेरा तालमेल बनने वाला है, क्योंकि यही साइन और कोसाइन फंक्शन का रूल है, d² को ढूंढना और -a² से रिप्लेस कर देना। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर क्यू देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस टाइम दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन, दिस इज व्हाट a, दिस इज योर a, एंड cos b। ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 2 sin a cos b हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो साइन के लिए अलग है, कॉस के लिए अलग है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे भाई अभी भी ऑपरेटर वेट कर रहा है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो दो उसको,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप और 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना है। तो आप क्या पाओगे यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों को 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा देना है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x में से x गया 2x, ये मिल गया हम लोगों को। तो 1/2 यहाँ पे ऐसे ही रहने दो आप, ऑपरेटर को अंदर ले जाओ तो 1/d² यानी कि 1/-4² प्लस 1 साइन 4x यहाँ पे दिख जाएगा हम लोगों को, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1/-2² प्लस 1 साइन 2x मिल जाएगा। am I right? 1/2 यहाँ पे हो जाएगा -4² -16 प्लस 1, ये हो जाएगा -15 जो कि 0 के बराबर नहीं होता है। तो केस सौभाग्य से इस बारी फेल नहीं हो रहा, हम लोग मस्ती में अभी जिंदगी को जी सकते हैं आगे। -2² दैट विल गिव -4 प्लस 1 दैट विल गिव -3। तो लेट मी टू राइट हियर माइनस साइन, तो -1/3 वो भी फेल नहीं हुआ, साइन 2x हम लोग बाल बाल बचे। तो दिस इज योर पीआई, आप इसको निकाल सकते हो। नया चीज क्या था, प्रोडक्ट में यहाँ पे करना था, तो उससे हम लोग आराम से इसे करते हुए बाहर निकल गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको बस ये देखना है कहीं पे कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, बस उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आज शुभ रात्रि कहते हैं। एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे लिखा है dq प्लस 1y इजिकल टू, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, cos ले लो, cos x। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्वेश्चन जो भी होगा आप निकालना और CF निकाल लेना उससे, ये आपके लिए होमवर्क है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पीआई कैसे निकल पाता है। तो पीआई के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीआई के लिए आपको एक ही फार्मूला है, दिस इज व्हाट 1/FD dq प्लस 1 cos x। अब यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं। उन्होंने सीखा है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो d² साइन या कोसाइन वाला फंक्शन होगा तो d² को ढूंढना है और d² के हाथ में -a² रख देना है, यानी -a² से रिप्लेस करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे d² तो है ही नहीं है, लेकिन dq में d² छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है बच्चों, d² इंटू डी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 1 cos x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिख लेते हो तो इसका फायदा क्या मिलेगा, आपको d² दिखने लगेगा और d² की जगह -a² लिख दोगे तो -1² आपको आ जाएगा, देन d प्लस 1 cos x, करेक्ट। ये एक्चुअली आपका हो क्या रहा है, ये हो रहा है -d प्लस 1 हो रहा है cos x। अब कहानी आती है कि d² जब आएगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो d² आएगा कहाँ से। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जब आपकी डिग्री ज्यादा होती है, सॉरी ऑर्डर ज्यादा होता है, तो आप उसको स्प्लिट करके d² को ला देते हो, लेकिन अगर ऑर्डर कम हो जाता है तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो कॉन्जुगेट है क्या, -d, ये +1 है, +1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -d तो रहेगा, प्लस की जगह -1 कर दोगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ भी अपने आप हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में इतने को अलग से इंट्रोड्यूस किया है तो न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, -d-1 से अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आज भी फंक्शन cos x अपना इंतजार कर रहा है कि कभी तो उसको उसके साथ कुछ अच्छा होगा, इंसाफ होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, -d प्लस 1। अब ये ऑपरेटर जब ऊपर है तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और डिफरेंशिएशन एक आसान प्रोसेस होता है, जबकि इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। तो हम लोग टफ वाले चीज़ों को पहले हैंडल कर रहे हैं। तो -d प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ो आप, ये +1 नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग इसको भी माइनस कर लेते हैं। ये माइनस है जो लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे आपने देखा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है a² माइनस b²। तो उस फॉर्मूले से ये जो हो जाएगा a माइनस डी है, तो माइनस डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा d², और -1² -1 ही रहेगा, cos x हो गया। अब आपको d² डिनोमिनेटर मिलना शुरू हो गया। डिनोमिनेटर मतलब
इंटीग्रल ऑपरेटर वो है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें वो इंटीग्रल ऑपरेटर को ही सॉल्व करना होता है। आज भी -d+1 ऊपर इंतजार कर रहा है। आप चाहो तो माइनस को बाहर ले लो तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये कॉस एक्स है और नीचे डी स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर, यही तो रूल कहता है, डी स्क्वायर जहां भी है उसको -1 स्क्वायर -c स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। तो अल्टीमेटली अब केस फिल नहीं हो रहा है, हम लोगों को दिख क्या रहा है, d+1 कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है। -2 अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो ये +1/2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, 1/2 यहाँ पे क्या है आपका, एक तो आपको मिल रहा है डी ऑफ कॉस एक्स और दूसरा मिल रहा है आपको +1 इंटू कॉस एक्स। इफ यू सॉल्व फर्दर देन इट विल गिव यू डी कॉस एक्स, क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स और ये प्लस कॉस एक्स ही रहा, दो ऑपरेटर से फ्री हो गया, यही आपका पी आई है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कि डायरेक्टली आपको वो डी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो आपने देखा कि कैसे कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे उसको स्प्लिट करने का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इस तरह की सारी चीजें जो है उससे आप कर सकते हो। आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दे दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, आप जरूर इसको असाइनमेंट के रूप में लिखिए और करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है d² - 4d - 5y इज इक्वल टू साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि d² +9y इज इक्वल टू कॉस क्यू 5x, इसको करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक अगले नए केस के साथ पीआई के।